गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस हुआ। देखो, आप यहाँ पे जानते होंगे कि दरअसल में ना कुछ महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले, एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। अब उस वर्डिक्ट के अंदर बात करी गई थी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के बारे में। कहने का मतलब, देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कोई बड़े स्केल के ऊपर कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई इस तरह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब कई बार वो बनना स्टार्ट हो जाता है एंड बाद में आगे जाके उसको सरकार क्लियरेंस दे देती है। बनने से पहले शायद क्लियरेंस नहीं मिला था, पर आगे जाके क्लियरेंस उसको मिल गया। अब ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस दिया जाता है तो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से लीगल हो जाती है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पहले जो क्लियरेंस नहीं था पर प्रोजेक्ट बनते समय या बनने के बाद उसको क्लियरेंस दे दिया गया, हो सकता है वो इलीगल क्लियरेंस हो। पर अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस देके उसको लीगल बना दे रहे हो। ये तो अपने आप में चिंताजनक विषय है। तो जब मई में यहाँ पे इसके ऊपर मुद्दा उठा, तो मई में उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर ना हमें इन्वायरमेंट को ध्यान देना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो इलीगल है उसको यहाँ पर हम ध्वस्त कर दें, उसको हम यहाँ पे डिमोलिश कर दें। अब ये मुद्दा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ। इस पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी और 3 जज बेंच ने यहाँ पे 2-1 वर्डिक्ट दिया है। यानी कि दो लोगों ने यहाँ पे बात करी है कि देखो, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को गिराने लग जाओगे कि हाँ ठीक है बिल्डिंग बन गई पर बाद में हमने देखा कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ थी, इलीगल क्लियरेंस थी इसकी, राइट, या इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो उस केस में अगर आपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को गिरा दिया, बिल्डिंग को गिरा दिया, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो जाता है। ये पब्लिक के अगेंस्ट जाता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के ये अगेंस्ट जाता है। ऐसा यहाँ पर 2 जजेस ने बोला, जिनमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। ये बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, 5 दिनों के बाद इनकी रिटायरमेंट भी है। पर जो एक जज थे ना, उन्होंने यहाँ पर बहुत इसके बारे में एक डिसेंट व्यू लिया। उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि भाई, इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरह से क्या कर रहे हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज कर दे रहे हो उसके बनने के बाद उसको यहाँ पर क्लियरेंस देके। इससे खराब चीज़ क्या हो सकती है। आज के समय जब दिल्ली में इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है, उस समय के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उस समय के ऊपर आप बोल रहे हो कि ठीक है यार, कोई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे रेगुलराइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात सही है? और साथ साथ इस जज ने ये भी बोला कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वायरमेंट और आपका इकोनॉमी या डेवलपमेंट, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट वर्सेस, इट इज़ इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। इट इज़ नॉट कि हाँ आपने एक को आगे कर दिया तो दूसरा पीछे हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी है, पर हमें डेवलपमेंट करते समय इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखना है। तो क्यों ना प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही हम प्रॉपर उसको क्लियरेंसेस का काम करें। और ये जो आप बात कर रहे हो कि इस तरह से अगर डिमोलिश करने से इन्वायरमेंट, सॉरी, डेवलपमेंट पीछे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इन दी एंड जो जजमेंट निकल के आया वो यही था कि 2 जजेस ने यहाँ पे ये बोला है कि डिमोलिश करना सही बात नहीं है। डिमोलिश अगर हम खत्म करते रहेंगे इस तरह से बिल्डिंग को, तो लोगों का जो पैसा है, हजारों करोड़ रुपया जो हमारी सरकार ने जो टैक्सेस के माध्यम से लिया है, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक लार्जर डिबेट है इन्वायरमेंट और आपके इकोनॉमी की, जो आपको मेंस जीएस पेपर 3 के अंदर पूछी भी जा सकती है। दोस्तों, डेट है आज की 19 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, आज के सेशन की जो पीडीएफ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। दोस्तों, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। अब देखो, एक बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी, मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट कर देता हूँ। एक तो बात देखो ये है कि जो बांग्लादेश है ना, वो एक्चुअल में अब इसका मेंबर बन चुका है। ये ऑब्जर्वर नहीं है, इट इज़ अ मेंबर। प्लस आज और कल में इसकी और मीटिंग होगी तो और भी डिस्कशन हो रहा है कि मेंबर्स को और ऐड ऑन हो। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं आपको कल, मतलब या जब अभी परसों, जब एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा कि जो इसके नए मेंबर्स हैं उनकी अपडेटेड लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना।
तो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कल थोड़ा सा मैंने जो बताया था उसमें अपडेशन होने के बाद बांग्लादेश भी मेंबर अब हो चुका है, तो जो कल था मैं उसको पीपीटी से हटाकर मैं आपको अपडेटेड पीपीटी जब भी इसके नए मेंबर्स ऐड होते हैं तब उसमें मैं सारे अपडेशन करके आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ इस बात को आप यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं करेक्शन आने वाले दिनों में करवा ही दूंगा एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो ई जागृति के रिगार्डिंग है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ई जागृति क्या है। पहले इसकी फुल फॉर्म, ई जागृति इज ई जस्टिस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये पूरा नाम है ई जागृति का। अब देखो नाम में ही क्या है, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल। लोगों की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लो आपकी कोई शिकायतें हैं, शिकायतें बहुत सारी हो सकती हैं कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी एक्सपायरी हो चुकी है या आपको गलत प्राइजेस चार्ज करने की कोशिश करी। इस तरह कोई भी कंज्यूमर की यहाँ पे इस तरह से अलग अलग शिकायतें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ई जागृति प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप इस पोर्टल पे जाएंगे, वो आपसे अपना ओटीपी मांगेंगे, तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, फिर आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आपकी कंप्लेंट है, उसको आप पोर्टल के ऊपर दर्ज कराओगे। साथ ही साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट है, वारंटी कार्ड है, ठीक है, कोई और प्रूफ है, कोई इनवॉइस वगैरह है, उनको भी यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। फिर एक छोटी सी आपसे फीस मांगी जाएगी, ठीक है, तो केस के रिगार्डिंग तो आप फीस पे कर दोगे उसको। ठीक है, उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर ही आपका ना पूरा डेटा बताते रहेंगे कि अच्छा केस आपका फाइल हो चुका है, केस की सुनवाई किस दिन होगी, वो सारी चीज़ें। और ये पूरा का पूरा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। एक्चुअली ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी वर्चुअल आपका सारा काम हो जाता है। तो उसके माध्यम से क्या होगा, वर्चुअल हियरिंग हो जाएगी, आपको कहीं पर भी फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। बाकी जो भी एडवोकेट्स या लॉयर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो भी इस तरह से या सारा कुछ देख सकते हैं। आपके जो जजेस हैं, जो कमीशन मेंबर हैं, जो भी कंज्यूमर कमीशन के पास आपका केस गया है, उसके हिसाब से क्या होगा, वो भी यहाँ पर आपकी वर्चुअल हियरिंग्स को सेटअप कर पाएंगे। एंड फिर जो भी जजमेंट्स होंगी, जो भी निपटारा होगा केस का, वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ किया जा सकता है। यही है ई जागृति। अब इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती। तो देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सपोर्टेड है। बाकी चैटबॉट भी आपकी मदद के लिए है, वॉइस से भी आप यहाँ पे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जा सकता है। मान लो कोई एल्डरली पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना आवाज़ से बोलकर भी अपना जो केस है वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ताकि डेटा वगैरह चोरी ना हो। बाकी इस पूरी सिस्टम को ना आपके भारत कोष और पे जीओवी पेमेंट गेटवे के साथ भी यहाँ पे लिंक किया गया है। बेसिकली पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना भारत कोष की, भारत कोष एक सेंट्रल का ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कुछ सरकार को पेमेंट करते हो, कोई आपने जैसे कई बार किया होगा आपने, जैसे आप ना यूपीएससी का एप्लीकेशन जब आप फीस फिल करते हो तो आपको फीस पे करनी पड़ती है, कुछ आपके ऊपर पेनल्टी है या आपका चालान का फाइन वगैरह है या कुछ आपका पासपोर्ट की फ़ीस है, लाइसेंस फ़ीस है, कुछ भी इस तरह की जो फ़ीस वगैरह होती है, वो सारी की सारी जो भी आपका जो टैक्स वाली फ़ीस नहीं होती ना, उसके लिए जो पोर्टल है वो आपके पास वो भारत कोष पोर्टल है, जो सारी तरह की नॉन टैक्स पेमेंट यहाँ पे सरकार के पास चली जाती हैं। बाकी ऐसी पे जीओवी पेमेंट गेटवे है। पे जीओवी में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे रेदर देन डिपेंडिंग ऑन हमारे जैसे प्राइवेट वाले होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट आपके रेजर पे एक्स हो गया, तो उनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो। नहीं, सरकार यहाँ पे खुद का सरकार ने पेमेंट गेटवे यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका नाम क्या है, पे जीओवी। तो कुछ भी आपने गवर्नमेंट वेबसाइट से पेमेंट वगैरह करनी है तो इसके माध्यम से वो की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपने ई जागृति के अंतर्गत ही इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे सिटीजन्स भी हो सकते हैं, एनआरआई भी हो सकते हैं, जिनकी कुछ शिकायतें हों वो यहाँ पर करी जा सकती हैं, उनका निपटारा बहुत तेज़ी से हो जाएगा। पहले देखो बहुत सारे अलग अलग पोर्टल हुआ करते थे, अब हमारे पास सबको इमर्ज करके ई जागृति आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कंज्यूमर मीडिएशन सिस्टम, ई दाखिल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन केस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क सिस्टम, ये सब की जगह हमने एक सिंगल इंटरफेस ई जागृति यहाँ पे बना दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस है वो और ज़्यादा हमें इम्प्रूव होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये था पूरा ई जागृति के बारे में।
आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा एंड काफ़ी इसने यहाँ पे मदद करी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज़ कोलोनॉक्स। देखो सबसे पहले तो आप इसकी ज़रा अंडरस्टैंड करो कि ये कोलोनॉक्स होता क्या है। देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है, लोगों को शुगर हो जाती है और जब डायबिटीज़ होता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर एंड खासकर एक इम्पैक्ट आता है डायबिटिक फुट अल्सर कईयों की हो जाती है, ठीक है ना, पैरों के अंदर। तो यहाँ पर हमारे जो भी जख्म हैं वो बहुत लंबा समय ले लेते हैं हील करने के लिए, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर पता क्या हुआ है, एक तरह की वाउंड ड्रेसिंग, बेसिकली कहने का मतलब एक ऐसी पट्टी, ठीक है, ऐसी पट्टी यहाँ पे आपकी बनाई गई है जो बहुत तेज़ी से आपके ज़ख्मों को भर देगी। बहुत जल्दी से आपके जो ज़ख्म हैं वो ट्रीट हो जाएँगे। तो इस तरह से डायबिटिक फुट अल्सर को तेज़ी से कम समय के अंदर ट्रीट करने के लिए यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया है। इसको बनाया गया है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, प्लस आपके जो प्राइवेट कंपनी है कोलोजेनेसिस हो गया, इन्होंने यहाँ पे मिलकर इसको डेवलप किया है एंड इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। थोड़ा जानते हैं कि इतना क्या खास है इसके अंदर जो इतनी तेज़ी से आपके ज़ख्म भर जाते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। देखो होता पता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जब आपको कोई ज़ख्म होता है ना, तो उस केस में सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना। बेसिकली जब आपका कोई आपकी बॉडी में इंजरी होती है, ठीक है ना? तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन उसी से समय जब आपका इंजरी हुई, तो उस टाइम आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, वो किस तरह से आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन के अंतर्गत आ जाता है। बेसिकली इसका पर्पस होता है आपके ज़ख्म को साफ़ करना। फिर इसके बाद आ जाता है आपका सेल प्रोलिफरेशन। यहाँ पर एक तरह से रिपेयर हो जाती है, रिपेयर का काम शुरू होता है। उसके लिए क्या होता है, जो नए सेल्स होते हैं ना वो बनते रहते हैं और पुराने जो डैमेज सेल्स हैं उनको यहाँ पर वो रिप्लेस करते रहते हैं। ये सारा काम आपका सेल प्रोलिफरेशन के अंदर आ जाता है। इससे टिश्यू आपका रीबिल्ड होता है और आखिरी स्टेप है आपका कोलेजन फॉर्मेशन का। यहाँ पर क्या होता है, कोलेजन की जब मैं बात करता हूँ ना, कोलेजन एक तरह का आपका प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन इसका जो इस्तेमाल होता है वो यही है कि जो हीलिंग हो चुकी है ना, उसको यहाँ पे एक अच्छे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके और जो आपका ज़ख्म था उसको कॉन्ट्रैक्ट करके और एक मैच्योर स्टेज के अंदर हम जाएँ। तो ये पूरा का पूरा ये काम रहता है। तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हमने यहाँ पे जो पट्टी बनाई है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया है, तो बहुत तेज़ी से आपके जो ज़ख्म होंगे वो भर जाएँगे, इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के हमने क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे किए हैं और साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे अप्रूवल हमें इसका मिला है। तो अफोर्डेबल है, नॉन इन्वेसिव है, मतलब इससे कोई अपनी बॉडी के अंदर हम कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे, बस बाहर से पट्टी यहाँ पे लगाई जाएगी एंड उसके माध्यम से हमारी जो डायबिटीज़ के जो लोग हैं ना, जिनको फुट अल्सर होता है, उनको यहाँ पे ट्रीट करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारे सामने सॉल्यूशन हमारे सामने है, इसके एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट भी है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी साथ ही साथ इसको जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अप्रूवल किसके द्वारा मिला है, डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। देखो जब हम बात करते हैं ना डीसीजीआई की, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एंड ये हेड करते हैं सीडीएससीओ को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो ड्रग सप्लाई की क्वालिटी को रेगुलेट करती है। कहने का मतलब ये है कि कोई मान लो नई ड्रग आई, उसको अप्रूवल देने का काम हो गया। आपके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं अलग अलग फेजेस के, उनको रेगुलेट करने का काम हो गया। आपकी दवाइयाँ सही बिक रही हैं, नहीं बिक रही, खराब क्वालिटी की तो नहीं है, उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड को सेट करना, वो भी आपका डीसीजीआई का ही काम है। लाइसेंस इंप्रूव किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह और साथ-साथ जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसका पूरे देश में सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सारा काम भी यहाँ पे डीसीजीआई के द्वारा ही देखा जाता है। साथ में मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ पे लॉन्च किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, ये प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट चार्ज के अंतर्गत आता है। इसको यहाँ पर हमने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया था, यानी कि ना कोई कानून के अंतर्गत बनाया गया, ना ही संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र है। तो इस ऑर्डर के माध्यम से जो भी सरकार के कामकाज होते हैं एटॉमिक एनर्जी के साथ लिंक, या फिर जो भी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत जो लिखा हुआ है, वो सारे काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही यहाँ पे करता है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बटुकेश्वर दत्त जी। दोस्तों कल नवंबर 18 थी और नवंबर 18 के दिन हमने बटुकेश्वर दत्त जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट किया एंड इस मौके के ऊपर हमने यहाँ पे जो हमारे जो
ठीक है, जो देशभक्त थे उनको हमने यहाँ पे याद किया। तो थोड़ा सा इनके बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म था वो वेस्ट बंगाल के अंदर बुर्दवान में हुआ। ठीक है, काफ़ी यंग एज के अंदर इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया आपकी जो देशभक्ति और आपकी जो फ्रीडम मूवमेंट थी। अब इनका जो ज्वाइनिंग हुई, इन्होंने ज्वाइन किया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो, भगत सिंह जी के साथ ये काफ़ी इन्होंने काम किया। पहले देखो नाम होता था HRA, बाद में इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया, और भगत सिंह जी वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स बिहाइंड दिस। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जिनके सबसे ज़्यादा याद किया था ना, वो दिल्ली असेंबली की बॉम्बिंग है। देखो, भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने एक बात बोली थी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो बिल्कुल लोगों की आवाज़ सुनती ही नहीं है, इस सरकार को सुनाने के लिए, इस सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, असेंबली, सेंट्रल असेंबली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को एक, मतलब आपके जो बॉम्ब्स थे ना वो फोड़े। अब बॉम्ब्स का यहाँ पे पर्पस किसी को मारना नहीं था, सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना था, जो लोगों की बात सुनना बंद कर चुकी थी। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि अपनी आवाज़ लोगों तक यहाँ पे पहुँचा पाएँ। तो 9 साल इस तरह से इन्होंने यहाँ पे जेल में बिताए, मुल्तान में, जेलम में, ठीक है, चिचनीपल्ली में, सिलिम, अंडमान। तो अलग अलग जगह पे इनको यहाँ पे जेल में रखा गया। काफ़ी जगह के ऊपर इन्होंने अपनी जो हंगर स्ट्राइक थी उसको भी यहाँ पे जारी रखा। फिर आगे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनको यहाँ पे वापस से अरेस्ट किया जाता है। 1942 से लेकर 46 तक 4 साल ये फिर से जेल में रहे। फिर 1965 में इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। एंड जहाँ पे हमने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जो आपकी स्मारक हमने बनाई है हुसैनी वाला पंजाब के अंदर, वहीं पर यहाँ पर इनको यहाँ पे क्रीमेट किया गया। तो ये बात भी आपको बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेंटिनल 6B सैटेलाइट। देखो, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये समझो कि हमारे पास ऑलरेडी सेंटिनल 6A सैटेलाइट है, जिसको कि 2020 में लॉन्च किया गया था। अब हमने लॉन्च किया सेंटिनल 6B सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है ना, इसमें 6 टोटल आपको ऑन बोर्ड 6 इंस्ट्रूमेंट, साइंस इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे। अब इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स का हम करेंगे क्या? देखो, इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से ना हम ओशियन की ट्रैकिंग करेंगे। बेसिकली देखो, एक तो देखो आपके आजकल आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे देश आने वाले समय में डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है ना? तो कितना राइज कर रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, कैसे हम ओशन को मॉनिटर करें, ओशन का टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये सैटेलाइट हमें बता पाएंगी। तो ये जो आपकी सेंटिनल 6B सैटेलाइट है, ये सेंटिनल 6A सैटेलाइट के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि दुनिया के 90% से भी ज़्यादा जो ओशियंस है ना, उनकी अच्छी क्वालिटी इमेजेस हमारे सामने हो। उससे अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। मान लो कुछ सुनामी आने वाली है, फ्लड आने वाला है, कुछ कोई स्टॉर्म आने वाला है, उनको हम यहाँ पे पहले ही यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओशन टेम्परेचर को मैप कर पाएंगे, और सी लेवल राइज को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये बनाया गया है बाय द नासा। ठीक है, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड साथ साथ नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके द्वारा यहाँ पे सारा काम किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये एक ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, सेंटिनल 6B। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर नेशनल प्रेस डे 2025। देखो, रिसेंटली हमने यहाँ पे नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया, और ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जन्म को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल इस तरह से 16 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1966 के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे बनाया गया, आगे उसको जाके 1979 के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसी के जन्म को हम यहाँ पे नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इसको बनाने का आइडिया 1956 में आया था फर्स्ट प्रेस कमीशन के द्वारा, पर बनाया इसको जाके बाद में गया। बाकी देखो, आपको जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना यूपीएससी के अंदर, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के माध्यम से। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि देश में प्रेस फ्रीडम बनी रहे, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बनी रहे। देखो, भारत के अंदर ना मीडिया कैसा काम करता है ये आप सबको पता है। तो जर्नलिस्ट अच्छा काम करें, जर्नलिस्ट सही ढंग से रिपोर्टिंग करें, प्रेस फ्रीडम हो, लोगों को धमकाया ना जाए कि हाँ आप ऐसी रिपोर्टिंग करिए, ठीक है ना? तो प्रेस फ्रीडम मेंटेन रहे। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी वायलेशन होता है उसका, तो उसकी कंप्लेंट्स को देखने की सारी जिम्मेदारी आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ही है। और अगर हम बात करें पब्लिकेशंस की, तो पब्लिकेशंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2004-05 को देखेंगे ना, तो उस समय लगभग 60,000 पब्लिकेशंस थी।
पर अब ये नंबर बढ़ के 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से पब्लिकेशंस का नंबर भारत में इंक्रीज़ हुआ है। पर एक दुखद खबर ये है कि भारत देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कोई ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा। हम देखो खुश हो सकते हैं कि पिछले साल हमारा रैंक था 159, इस साल हमारा रैंक 8 पायदान इम्प्रूव हो गया है और अब हमारा रैंक हो गया 151। पर अपने आप में 151 रैंक भी कोई खास अच्छा रैंक नहीं है। अभी भी बहुत काम करना बचा हुआ है हमें प्रेस फ्रीडम को और बेहतर करने के लिए। और ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये हर साल निकाली जाती है बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसको वैसे रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर बोलते हैं, पर इंग्लिश के अंदर इसका नाम बन जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। 2002 से हर साल इस तरह से ये रैंकिंग देता है और इस बार की रैंकिंग में भारत का रैंक आया है 151। 180 कंट्रीज में से 151 बहुत ही खराब रैंक हम इसको कह सकते हैं। वी डेफिनेटली नीड टू इंप्रूव ऑन दिस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, दैट इज एक्सरसाइज अजय वॉरियर। देखो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। एंड ध्यान रखने वाली बात ये बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। पहला इस एक्सरसाइज का जो एडिशन था वो 2011 में हुआ था। अब यहाँ पर भारत और यूके के बीच में इसका 8वां एडिशन होने जा रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जो आपका फॉरेन ट्रेडिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहाँ पर होगा। एंड जैसा कि आप जानते होंगे इन एक्सरसाइज का पर्पस यही होता है कि साथ में मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी हम यहाँ पे कैसे इंक्रीज कर पाएँ, कॉपरेशन कैसे बेहतर हो। तो डेफिनेटली ये सारा काम इसके अंदर होगा। बाकी ये जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंदर हो रही है। इसका फोकस है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर। और दोनों आर्मीज की तरफ से 240 जो आपके जवान हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड भारत की आर्मी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय सिख रेजिमेंट। इससे कहीं ना कहीं भारत और यूके के डिफेंस कॉपरेशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगी। ड्रिल्स भी होंगी, सिमुलेशंस भी होंगी, ठीक है ना। और इस तरह से अच्छे से ये एक्सरसाइज को करवाया जाएगा, एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 को, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था एक था मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में, तो ये जो स्टेटमेंट इसके बारे में लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। डॉटर फंड्स के बारे में बात करें, देखो डॉटर फंड्स ना ऐसी सेबी रजिस्टर्ड फंड्स होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी लार्जर फंड से जिनको पैसा मिलता है, जिसको लार्जर फंड को मैंने आपको मदर फंड के नाम से भी यहाँ पे बताया था। तो मदर फंड से पैसा मिलेगा डॉटर फंड्स को, एंड वहाँ से उनको फिर अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा पाएगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यस, दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।